अध्याय 7 चंद्रशेखर आजाद। आजादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजड़े में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी से बंधा हुआ पशु। सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आजादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। 1937 ईशून्य के पूर्व भारत परतंत्र था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। 1857 ईशून्य में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी ये संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आजादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्रायः क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेजों को भारत से किसी भी प्रकार निकाल बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सजा देती। भारत माँ की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर आजाद का नाम अग्रगण्य है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शून्य सीताराम और माता का श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दियासलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों के एक साथ जलाए जाने से न मालूम कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव पर खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाए, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की। जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्करा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा और वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने उनसे धनुष बाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब ये बात सुनी तो उन्हें फिर काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। इस बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इसमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते, तो कभी कथा बांचने वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे, तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। वह रास्ता बहुत ही संकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां आया और उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाना शुरू कर दिया। कई हजार आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आजाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी ही थी, तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था।
कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आजाद भी इसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने अकड़कर बताया, आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेंत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेंत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है, उसे नंगा करके बेंत लगाने वाली टिकटी से बांध दिया गया। बेंत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वो हर बेंत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वो बेहोश न हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आजाद के नाम से विख्यात हो गया। इन्हीं दिनों भारत के क्रांतिकारी अपना संगठन बना रहे थे। चंद्रशेखर आजाद उनसे अधिक प्रभावित हुए और वे भी उनके दल में शामिल हो गए। क्रांतिकारियों का कहना था कि अंग्रेज अहिंसात्मक रीति से नहीं मानेंगे, उनको भय दिखाकर देश छोड़ने के लिए मजबूर करना होगा। चंद्रशेखर आजाद जिस क्रांतिकारी दल के सदस्य बने वो बहुत बड़ा था और सारे भारत में उसकी शाखाएं फैली थी। क्रांतिकारी दल के सामने बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि संगठन के लिए धन कहाँ से मिले। इसीलिए दल की ओर से 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में काकुरी स्टेशन के निकट चलती गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना के होते ही ब्रिटिश सरकार की ओर से गिरफ्तारियां होने लगी, पर आजाद गिरफ्तार न हो सके। उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा इनाम घोषित किया गया। आजाद ने भी ठान लिया था कि मुझे कोई जीवित नहीं पकड़ सकेगा, मेरी लाश को ही गिरफ्तार किया जा सकता है। बाकी लोगों पर मुकदमा चलता रहा और चंद्रशेखर आजाद झांसी के आसपास के स्थानों में छिपे रहे और गोली चलाने का अभ्यास करते रहे। काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में राम प्रसाद, बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हो गई। अब उत्तर भारत के क्रांतिकारी दल के नेतृत्व का पूरा भार आजाद पर आ पड़ा। उन्हें इस संबंध में भगत सिंह आदि कई योग्य साथी मिले। संगठन का काम जोरों से होने लगा। इन्हीं दिनों ब्रिटिश सरकार ने विलायत से साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजा। जब ये आयोग लाहौर पहुंचा तो सभी दलों ने इसके विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में वयोवृद्ध नेता लाला लाजपत राय को लाठी की खतरनाक चोटें आईं। इन्हीं चोटों के कारण कुछ दिनों के बाद उनका प्राणांत हो गया। इससे देश का वातावरण बहुत विक्षुब्ध हो गया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और जयगोपाल ने ये तय किया कि लालाजी की हत्या के लिए जिम्मेदार स्कॉट या सैंडर्स को मार डालना चाहिए। 17 सितंबर 1928 ईशून्य को इन लोगों ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट सैंडर्स को गोलियों से भून डाला, पर इनमें से कोई भी पकड़ा न जा सका। सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सरकार की दमन नीति का विरोध करने के लिए 7 अप्रैल 1929 ईशून्य को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। यद्यपि वे जानते थे कि वे पकड़े जाएंगे और उन्हें फांसी होगी, तो भी वहां से भाग निकलने के बजाय वे भरी सभा में ही अंग्रेजों के विरोध में नारे लगाते रहे। वे दोनों गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला, किंतु चंद्रशेखर आजाद अब भी पकड़े न जा सके। ब्रिटिश सरकार आजाद को तत्काल पकड़ना चाहती थी, पर वे किसी भी तरह हाथ नहीं आ रहे थे। 27 फरवरी 1931 ईशून्य की बात है। दिन के 10 बजे थे। आजाद और सुखदेवराज इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे। इतने में 2 पुलिस अधिकारी वहां आए। उनमें से एक आजाद को पहचानता था। उसने दूर से आजाद को देखा और लौटकर खुफिया पुलिस के सुपरिंटेंडेंट नाट बावर को उसकी खबर दी। नाट बावर इसकी खबर पाते ही तुनरत मोटर द्वारा अल्फ्रेड पार्क पहुंचा और आजाद से 10 गज के फासले पर उसने मोटर रोक दी। पुलिस की मोटर देखकर आजाद का साथी तो बच निकला,
किंतु वे स्वयं वहीं रह गए। नाट बावर आजाद की ओर बढ़ा। दोनों तरफ से एक साथ गोली चली। नाट बावर की गोली आजाद की जांघ पर लगी तो आजाद की गोली नाट बावर की कलाई पर, जिससे उसकी पिस्तौल छूटकर गिर पड़ी। उधर और भी पुलिस वाले आजाद पर गोली चला रहे थे। हाथ से पिस्तौल छूटते ही नाट बावर एक पेड़ की ओट में छिप गया। आजाद के पास हमेशा काफी गोलियां रहती थी, जिनका इस अवसर पर उन्होंने खूब उपयोग किया। नाट बावर जिस पेड़ की आड़ में था, आजाद मानो उस पेड़ को छेदकर नाट बावर को मार डालना चाहते थे। पूरे 1 घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। कहते हैं जब आजाद के पास गोलियां खत्म होने लगी तो अंतिम गोली उन्होंने स्वयं अपने को मार ली। इस प्रकार यह महान योद्धा मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सदा के लिए सो गया। अपनी वह प्रतिज्ञा उन्होंने अंत तक निभाई कि वे कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब आजाद का शरीर बड़ी देर तक निस्पंद पड़ा रहा तब पुलिस वाले उनकी ओर आगे बढ़े, किंतु आजाद का आतंक इतना था कि उन्होंने पहले एक गोली मृत शरीर पर मारकर निश्चय कर लिया कि वे सचमुच मर गए हैं। आजाद जिस स्थान पर शहीद हुए वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। वहां जाने वाला हर व्यक्ति उस वीरात्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसने अपनी जन्मभूमि की पराधीनता की बेड़ियों को काटने के लिए अपना जीवन सहर्ष बलिदान कर दिया।